हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हमारी जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, उसके बारे में थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी लंबी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हमारी जो मिनिस्ट्री है, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। फिर मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि हमारे जो आज़ादी के बाद का भारत है उसमें टोटल 3 हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जो कि पहली 1968 में आई थी, पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में। तो 34 साल बाद हमारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजिंग आई है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ कि क्या क्या चेंजिंग आई है। तो मैं आपको पहला जो चेंजिंग बता रहा हूँ कि हम आज तक सुनते हैं, जो हम खुद पढ़े हुए हैं, कि उसमें कि हम क्या बोलते हैं कि हम 10+2 के स्कूल में पढ़े हुए, कि हमारे स्कूल जो है वो 10+2 पैटर्न फॉलो करता है। तो ये 10+2 क्या है? 10+2 ये है कि हमारा 1 to 10 और उसके बाद 11-12, उसके बाद हम इंटर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। तो अब इसको अगर इसको चेंज कर दिया गया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 5+3+3+4। इससे क्या होगा? इससे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे हमारे जो जितने भी पीरियड्स है, टर्म्स है, उसमें चेंजिंग आ जाएगा। नहीं, हमारा जो पीरियड्स है उतना ही रहेगा। मतलब पीरियड्स का मतलब क्या है कि जो हमारा 5, जो शुरू का 5 है, जिसको हम कहेंगे कि फाउंडेशनल स्टेज, उस 5 में क्या है कि जो हमारा जो प्राइवेट स्कूल में होता था कि हमारा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देन 1-2, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता था। गवर्नमेंट स्कूल में हम क्या करते थे कि डायरेक्ट 1 से ही एडमिशन होता था। तो उसको अब चेंज कर दिया गया। अब ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये गवर्नमेंट स्कूल में भी हो गया। अब क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे नया क्लास खुलेगा? नहीं, वहाँ पे नया क्लास नहीं खुलेगा। ये गवर्नमेंट आंगनवाड़ी पे डिपेंड हो रही है। तो लोग ये कहेंगे कि कहीं का आंगनवाड़ी ज़्यादा अच्छा है, कहीं का आंगनवाड़ी बहुत कम है, तो कम अच्छा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि आंगनवाड़ी को उतना सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वहाँ के जो टीचर्स है उसको ये स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। वहाँ के जो आंगनवाड़ी के जो टीचर्स हैं उनको क्या करेंगे, जो 10+2 के टीचर्स हैं, जो मतलब 10+2 पास किए हुए टीचर्स हैं, उनको वो ये करेगी कि 6 महीने का एक सर्टिफिकेशन कोर्स करवाएगी, जिसमें उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो उनसे छोटे के हैं उनको 1 साल का प्रोवाइड करवाएंगे स्किल्स वाले सर्टिफिकेशन कोर्स। तो इस वजह से वो आंगनवाड़ी पे डिपेंड करेंगे और उसके बाद वहाँ से वो डायरेक्ट 1 और 2 में चले जाएंगे। तो ये हमारी जो चेंजिंग है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट सिलेक्शन, जैसे हम लोग, हमें, आपको भी पता होगा, हमें भी पता होगा कि हम एक स्ट्रीम चूज करते थे अपना। अगर हम 10th पास करते थे तो उसके बाद हम 11th या 12th में जाते थे। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, या तो साइंस स्ट्रीम में चले जाते थे, या आर्ट्स, या हम कॉमर्स में जाते थे। तो कुछ इस तरह का हम लोग चेंज कर, वो चेंज कर दिया गया है। वो चेंज पैटर्न करके ये हम अब 9 के बाद ही कर सकते हैं, कि हम 9th में ही अपना चूज कर लें कि हमारे स्ट्रीम क्या है, हम क्या लेना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, जो बहुत अच्छी चीज़ है, ये है कि अगर जैसे बच्चे क्या है कि अगर हम मान लीजिए साइंस स्ट्रीम अगर लेते हैं, तो हम साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, हमें क्या पढ़ना था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मोस्टली पीसीएम हम बोलते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमें पढ़ना होता है। अलग भी सब्जेक्ट जैसे बायो होगा, ये सब होगा, लेकिन मोस्टली फिजिक्स है। अब किसी बच्चे को अगर बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो क्या करेगा, और उसको मैथ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो तो वो क्या करेगा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ना लेकर वो इकोनॉमिक्स ले सकता है, जिससे उसको आसानी होगी करने। तो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बच्चों को आसानी होगी सारी चीज़ें कलेक्ट में, क्योंकि वो अपनी मनचाहे सब्जेक्ट पढ़ेगा, और मनचाहे सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसको उस कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, वो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ेगा। फिर अगर बात करें तो जैसे अब बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड एग्जाम है हमारा, क्या इस बोर्ड एग्जाम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बोर्ड एग्जाम पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा बोर्ड एग्जाम। क्या जैसे बोर्ड एग्जाम तो होगा, जैसे 10th में बोर्ड एग्जाम होगा, 12th में बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन उस अगर बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि उसकी लेवल थोड़ी कम हो जाएगी। अगर लेवल की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसकी मतलब मान्यता कम हो जाएगी। लेवल की बात करें तो उसके परसेंटेज की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी कि हम उससे कॉन्सेप्ट कितना समझ रहे हैं, कि अगर हम 10th में तो 10th की पढ़ाई की हम कॉन्सेप्ट कितना समझे। ये नहीं कि 10th का एक एग्जाम होने वाला है, कि अगर मार्च में एग्जाम है तो हमें वो मार्च का एग्जाम पास करना है, इसी वजह से हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी है। वो नहीं, हमें कॉन्सेप्ट की अब जरूरत पड़ेगी कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसीलिए इन लोगों ने जो बहुत अच्छी काम की, वो क्या किया है कि एक साल में 2 बोर्ड एग्जाम हो गए। इससे क्या होगा कि अगर बच्चा अगर पहले बोर्ड एग्जाम में अगर वो
अगर फेल भी हो जाता है या उसके कम नंबर आ जाते हैं तो उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास दो दो दूसरा एग्जाम होगा जिसमें वो अच्छे नंबर ला सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए, जिससे उन पे असर पड़ेगा, उनको कॉन्सेप्ट समझने में उनको प्रेशर नहीं होगा एग्जाम का। फिर अगर बात करें कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कैरियर दूसरे फील्ड में बनाने की कोशिश रहती है, जैसे कोई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, मतलब कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई सिंगिंग में जाना चाहता है, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। तो अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया, अब उनको अपना कैरियर किसी अगर फोटोग्राफी में बनानी है या सिंगिंग करना है तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला है कि अगर वो मान लो अगर मैथ ले रहा है तो उस मैथ में क्या होगा, मैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैथ का एक बार कि अगर वो मैथ ले रहा है तो वो मैथ में क्या होगा कि एक मीडियम होगा, एक एडवांस लेवल होगा। तो जो अगर किसी दूसरे फील्ड में अगर बनाना होगा अपना कैरियर तो वो क्या करेगा, वो मीडियम लेवल की मैथ लेकर और उसको पास करेगा और उसके पास उसकी सर्टिफिकेट भी रहेगी और वो दूसरे फील्ड में अपना कैरियर भी बना सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं करेगा अपने कैरियर के ऊपर, वो पढ़ाई भी किया है और साथ में अपना कैरियर भी बना रहा है, तो वो हार्डनेस लेवल यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज कर दी गई है। फिर अगर दूसरी चीज बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबल हमारा जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन क्या है कि हम कुछ भी लेकर किसी के साथ भी पढ़ सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स लेकर फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ हम आर्ट्स की कोई हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इस तरह का हमारा स्ट्रीम फ्लेक्सिबल स्ट्रीम सिलेक्शन होगा। फिर अगर दूसरी बात करें कि जो वोकेशनल कोर्स है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेस हैं, जैसे स्पोर्ट्स के हुआ और भी बहुत सारे जो कोर्सेस होते हैं, उनमें क्या होगा कि हम उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। तो अब क्या होगा कि अब उनको भी उतना ही वेटेज मिलेगा जितना एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब सारे सब्जेक्टों को मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कि अगर ये सब सारी चीज़ होगी तो बच्चों के ऊपर ये असर पड़ेगा कि वो कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, ना कि इस वजह से कि नहीं हमें एग्जाम में मार्क्स लाना है। और ये सब जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट, ये सब हमारा कब होगा, ये सब 2022-23 का लिए टारगेट की गई है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि यहाँ 2023, 2022 और 23 तक इसको लागू करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आज 8 क्लास में है वो जब 2022 में 10th क्लास में जाएगा तो हो सके वो इस पैटर्न पे एग्जाम ना दे सके, क्योंकि वो 2020 में, और हो सके कि ये जो भी ये लागू होगा वो 2023 में हो, तो उसका तो 10th 2022 में ही हो जा रहा है। तो इस चीज का लागू ना, तो मतलब जो बच्चा अभी 7th क्लास में वो जाके वहां पे दे सकता है एग्जाम। तो इस वजह से तो ये चीज 2023, 2022 और 2023 में लागू हो गए। फिर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमारी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो प्राइमरी लेवल पे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, और फिर सेकेंडरी और फिर डिक्लाइन करती चली जाती है, वो सेकेंडरी पे कम होती जाती है, फिर हायर पे और कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए कि इनको अचीव करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा है कि जो हमारी सेकेंडरी लेवल है वहाँ पे हम ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो वो हम 100% अचीव करेंगे। जो कि अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ये हमारा 11th और 12th होता है, जो कि अभी हमारा 56.5 अप्रोक्स है जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसका मतलब ये है कि बच्चे कितना एडमिशन लेते हैं स्कूल में। तो अगर हम बात करें प्राइमरी में तो वहाँ पे 90%, यानी 90, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 90 बच्चे हमारा स्कूल स्टार्ट करते हैं प्राइमरी लेवल, लेकिन वो घटते घटते सेकेंड एजुकेशन क्या वो कम हो जाता है, वो कम होकर सिर्फ 50% अप्रोक्स रह जाता है, 55%, यानी बाकी के जो 35 बच्चे हैं, 35% बच्चे वो अपना वापस कर लेते हैं, यानी वो दूसरे कामों में लग जाते हैं, फैमिली प्रेशर या कुछ भी हो। फिर तीसरी अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन है उसका उन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किया है कि इतना टारगेट है कि वो 50% कर सके। तो ये सारी चीजें उनकी टारगेट है। तो ये टारगेट करने का एक समय उन्होंने दिया है कि इसको हम 2035 तक हम टारगेट कर पाएंगे। तो ये हमारा हुआ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि ये एजुकेशन सिस्टम में टारगेट करने का प्लान है। फिर अगर तीसरी बात करें लैंग्वेज की, तो जो हमारा मदर लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो भी मैं बात बोला वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही आई है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो हमारी जो टॉप मतलब शुरू के 5 क्लास तक हो गई, वो क्लास 5 तक मदर टंग यानी मातृभाषा में उनको पढ़ाई जाएगी। तो फिर ये लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर डिस्पैरिटीज बढ़ जाएगी कि मातृभाषा में अगर मान लो नॉर्थ साइड में हिंदी में अगर पढ़ाई करते हैं, साउथ में इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, जो
जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज है तो वो इंग्लिश में पढ़ाई करवाते हैं, हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ाई करवाएंगे, तो डिस्पैरिटीज बच्चों के बीच में बढ़ जाएगी। या कुछ बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे, कुछ बच्चे, क्योंकि आने वाला समय हमारा इंग्लिश की तरफ ही जा रहा है, हमारा जो भी इंटरनेट है वो हमारा इंग्लिश की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका इन्होंने ये जवाब दिया है कि जो भी हमारी जो लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज, कि जो हमारा 3 लैंग्वेज हर स्टेट सिखाएगी, वो उनके ऊपर है कि मतलब 2 लैंग्वेज इंडिया के होने चाहिए और 1 लैंग्वेज आप कोई भी कर सकते हो, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी आप पढ़ाई करवा सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी करवा सकते हैं। फिर एक उन्होंने ये अपना आर्गूमेंट दिया है कि जो बच्चे हैं वो मातृभाषा सीखने में ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपने आप पे लेते हैं। अगर हम उनको इंग्लिश में अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, उनको रटवाते जाएंगे तो वो सिर्फ रट तो लेंगे लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर हम उनको मातृभाषा में समझाते हैं तो उनको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो इनका उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया कि इससे डिस्पैरिटीज बढ़ेगी नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझने में उनको आसानी होगी। फिर अगर कॉलेज एडमिशन की बात करें कि कॉलेज एडमिशन, तो हमने ये देखा है कि हर कॉलेज, मतलब साउथ में बहुत सारे कॉलेज है, नॉर्थ में बहुत सारे कॉलेज, मतलब हर जगह हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेज, तो हर की अलग अलग एग्जाम होती है। अब क्या होगा कि अब हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला है कि हमारी जो कॉलेज एडमिशन की होगी अब वो एक सिंगल एग्जाम होगा जिसको हम लोग कहेंगे कॉमन इंट्रेंस एग्जाम। इसमें क्या होगा कि एक कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होगा जिसकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग प्रोवाइड होगी और ऑल ओवर इंडिया में इससे हम एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट ये मना कर दे कि हम नहीं लेंगे और लेंगे, तो ये होगा। और ये जो कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होगा वो 1 साल में 2 बार होगा। ये नहीं कि अगर बच्चे एक बार फेल हो जाते या वो रैंक अचीव नहीं कर पाते तो उनको 1 साल पूरा अपना वेट करना पड़ेगा और वो उनको दूसरी साल में करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर एक एग्जाम अगर खराब चला गया तो चलो कोई बात नहीं, 1 साल में दूसरी बार हम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, ये उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है इस तरह करने का, तो ये जरूरी नहीं है कि होगा ही। फिर अगर हम बात करें हमारा जो भी हायर एजुकेशन है उसको डील करता है हमारा यूजीसी, तो यूजीसी को चेंज करके इन्होंने किया क्या, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो HECI का इन्होंने फॉर्मेशन किया है कि हम यूजीसी को समाप्त करेंगे। यूजीसी जैसे बहुत सारे संस्था है जिसको इन्होंने समाप्त करने का बोला है कि उससे हम ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को करेंगे, जो कि हायर एजुकेशन, सारे हायर एजुकेशन के जितने भी चीज़ें हैं उनको ये डील करेगा HECI। फिर बात करें कि अगर ऑटोनॉमी, जैसे हमने बहुत सारे देखें कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस मर्ज हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मद्रास की बात करें तो वहाँ से बहुत सारे एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे जिसको हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, या बहुत सारे जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देते, यूनिवर्सिटी के अंदर उनको आते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि जो भी हमारे जो कॉलेजेज है जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं उनको फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी। वो अपनी ग्रेड शीट बनाए, अपनी मतलब मार्कशीट बनाए, हर चीज़ अपना खुद से करें, जिससे क्या होगा कि उनको आसानी होगी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इससे होगा, उनको आसानी होगी कि अपने कैरिकुलम के हिसाब से बच्चों को प्रोवाइड करवा सके, उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है। तो ये हमारे हायर एजुकेशन के करने के लिए बोला है। फिर अगर हम बात करें कि अगर जो आज हम करते हैं ग्रेजुएशन में जो 4 ईयर का कोर्स करते हैं या कुछ भी, तो हमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है या कोई भी बच्चा हिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या BSc या कुछ भी कर रहा है, तो क्या होता है कि किसी बच्चे को अगर बीच में अगर मान लो साल भर पढ़ा या 2 साल पढ़ा, उसको वो चीज़ उसको नहीं पसंद है या उससे वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करता है, छोड़ देता है। तो आज हमारे साथ क्या होता था कि वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती थी। अगर 2 साल बाद हम छोड़ते थे तो वो चीज़ें बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है कि इन 4 साल को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये डिवाइड कैसे किया गया है, तो जो पहला साल है, अगर हम पहला साल कंप्लीट करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा कि हमने ये किया हुआ है। अगर हम लोग दूसरा साल भी कंप्लीट करते हैं तो हमें एडवांस डिप्लोमा का हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। और हम तीसरा साल अगर करते हैं तो बैचलर डिग्री हमें मिल जाएगी। और चौथा साल अगर करते हैं तो कहा जाएगा कि हमने बैचलर डिग्री की और रिसर्च के साथ की है। तो हमारे साथ ये है। तो इससे हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम 1 साल का छोड़ रहे हैं या 2 साल के बाद हम छोड़ रहे हैं तो हमारे पास डिग्री रहेगी कि जिससे हम ये कह सके कि नहीं, हमने इतना पढ़ाई किया हुआ है, हमारी ये बर्बादी नहीं जाएगी। फिर अगर दूसरी बात करें कि क्रेडिट सिस्टम की, अगर मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट अगर करते हैं
कोई भी, तो आजकल आपको भी पता है कि हमारे सारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में क्रेडिट सिस्टम चल रहा है कि हर सब्जेक्ट की कुछ क्रेडिट होती है। तो हम अगर क्या करते हैं कि अगर हम अपना अगर कोई पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन हम 2 ही साल में छोड़ दे रहे हैं, 2 साल में छोड़ने से क्या होगा कि हमने 10 क्रेडिट का अपना कोर्स किया हुआ है, जबकि हमें वो डिग्री पाने के लिए हमें 40 क्रेडिट की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम 10 क्रेडिट की अगर डिग्री का भी कर्ज करें, हम एजुकेशन अगर छोड़ दे रहे हैं बीच में, तो क्या होगा कि हमारी सारी नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि वो 10 एजुकेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, और आज से अगर मान लीजिए हम 5 साल बाद भी अगर हम ट्राई करते हैं इस चीज को पढ़ाई करने के लिए, तो वो 10 क्रेडिट उसमें जुड़ जाएगा। और ये नहीं कि अगर हम इस कॉलेज से अगर निकल गए तो हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो सारे का हम किसी कॉलेज में जा सकते हैं, हम कोई भी चीजें चूज कर सकते हैं, और उसके बाद वो सारी इंटीग्रेट हो जाएगी। यानी इससे हमारा क्या होगा कि हमने जैसे बहुत सारे मूवी में देखे हैं कि आज हमने पढ़ाई छोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे जगह जाके वहाँ पे बाद में पढ़ाई करें, तो वो चीज़ अब पॉसिबल हो जाएगा कि हम लोग सारी चीज़ें, मतलब अगर जो बच्चा अगर पहले स्कूल छोड़ा हुआ है अगर किसी प्रेशर के कारण, फिर बाद में वो वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, जिससे उसको क्या होगा कि वो सारी चीज़ें अपना फिर से वो स्टार्ट कर सकता है। फिर अगर बात करें, बहुत लोगों को एमफिल के बारे में नहीं समझ में आ रहा कि एमफिल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एमफिल क्या है। तो जैसे हम पहले क्या करते थे कि अगर हमें जब पीएचडी करना होता था, तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम बैचलर डिग्री करते थे, फिर मास्टरी डिग्री, बैचलर डिग्री करने के बाद फिर हम मास्टरी डिग्री करते थे, और फिर मास्टरी डिग्री से पीएचडी लाने के बीच में एक एमफिल का सर्टिफिकेट, एक एमफिल डिग्री आती थी, तो हम लोग एमफिल डिग्री करते थे। लेकिन अब क्या हो, तो उसमें क्या होता था, वो लोग ज्यादा नहीं करते थे, वो क्या करते थे स्टूडेंट कि एमफिल में एडमिशन लेने के साथ ही वो लोग पीएचडी के साथ एडमिशन करने लगते थे। तो इससे क्या होता था कि मतलब उनको डबल बर्डन या बहुत कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता था। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि एमफिल की जो बीच की डिग्री है वही हटा दिया है। तो अब क्या किया, आप बीए के बाद आप बैचलर के बाद आप मास्टरी करें, और मास्टरी के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने ईज कर दिया गया कि जिससे आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा। फिर अगर बात करें कि तो क्या ये सभी के लिए है कि अगर जैसे कुछ लोग बैचलर की डिग्री अगर मान लो 4 ईयर वाले करते हैं, कुछ लोग बैचलर की डिग्री 3 ईयर वाले करते हैं, तो क्या फिर इसके लिए क्या दोनों के बीच में कुछ गैप तो होगा ही। तो इसके लिए ये किया गया कि अगर जो बैचलर डिग्री अगर 4 साल का किया गया है, उसको मास्टरी डिग्री सिर्फ 1 साल की ही करनी होगी, और जो बैचलर डिग्री 3 साल का किया गया उसको मास्टरी डिग्री 2 साल की करनी होगी। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। फिर जो तीसरा चीज किया गया है कि जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो बहुत दिन से चला आ रहा था, लेकिन अब उसमें वो पॉलिसी लाई गई कि जो हमारी जो फॉरेन कॉलेजेस हैं वो हमारे यहाँ कैंपस नहीं खोल सकते थे, उनको अलाउ नहीं था कि हमारे कैंपस खोले, क्योंकि वो हमारे टर्म एंड कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिफर करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेट कर देते थे, कि जैसे एमईटी हुआ या और भी बहुत सारे कॉलेजेज हुए जैसे वीआईटी, एमईटी, शारदा यूनिवर्सिटी, ये क्या करते थे, फॉरेन के कॉलेज से कोलेबोरेट करते थे और बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाते थे, और उसके बाद स्कॉलरशिप के नाम पे या इसी तरह मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स के तौर पे फिर उनको वहाँ बाहर भेज देते थे पढ़ने के लिए। लेकिन अब उस चीज़ को हटा दिया गया है कि बच्चे बाहर जाने से अच्छा खुद यहाँ पे पढ़े। फॉरेन कॉलेजेस को हमारे यहाँ कैंपस खोलने के लिए अलाउ कर दी गई है कि हमारे यहाँ कैंपस वो खोल सकते हैं। तो अब इससे चेंजेस क्या आ सकते हैं, तो चेंजेस ये आ सकते हैं कि हमारी जितनी भी कॉलेज है वो ग्रांट पे चलती थी, मतलब ग्रांट पे चलने का मतलब कि गवर्नमेंट उनको पैसे प्रोवाइड करती थी अगर उनको कुछ भी क्राइसिस हो जाता था। लेकिन अब जब फॉरेन कॉलेजेस अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो उस फॉरेन कॉलेजेस से क्या होगा कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो अगर मान लो उनके पास उतने पैसे नहीं है तो वो लोन लिया, या उनके पास उतने पैसे तो वहाँ उनको दिया, कॉलेजेस में प्रोवाइड किए, तो वो कॉलेजेस उन बच्चों के पैसों से अपने कॉलेज रन करेंगे, उनको कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। लेकिन ये अलाउ कर दिया गया कि फॉरेन कैंपस हमारे इंडिया में खोले जा सकते हैं। फिर अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जोर देते हुए क्या है कि हमारे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको हमें एडवांस लेवल पे करने की जरूरत है। तो बहुत सारे जैसे दीक्षा पोर्टल हुआ जिसमें टीचर की ट्रेनिंग होती है, फिर हमारा जो भी जैसे हमारा मूक्स हुआ, तो मूक में हम क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस की जाए। डिजिटल लर्निंग हुआ, ई लैब हुआ, फिर बहुत सारे हम लोग डिजिटल क्लास करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर अगर बात करें टीचर के,
तो जो हमारा जो टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है, जिसको हम लोग टीईटी कहते हैं, वो टीचर एजुकेशन टेस्ट में इंटरव्यू भी जोड़ दिया गया है कि अब जो भी टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए जाएगा उनको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी कही गई है, जिसमें टीचर के स्किल जिससे टीचर के स्किल को बढ़ावा मिलेगा, उनको अपनी स्किल सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे वो बच्चे को ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। इसमें ये होगा कि बच्चे को, टीचर को क्या होगा कि टीचर सामने क्लास में पढ़ाएगा और सामने से उनका एक एज ए मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा कि हाँ वो सही पढ़ा पा रहे कि नहीं, बच्चे उनसे कंफर्टेबल है कि नहीं, उनके लैंग्वेज से क्या, तो ये सब उनके साथ किया जाएगा। तो और फिर दूसरी बात है कि जो हमारा जो बीएड का प्रोग्राम था कि जिससे क्या होता था, टीचर बीएड करके टीचर बन जाते थे, तो वो अब क्या हुआ है कि उसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम कर दिया गया। यानी जिन बच्चों को अगर टीचर बनना है वो डायरेक्ट 12th के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि मतलब अभी क्या होता है कि अगर किसी आदमी को टीचर बनना है तो वो पहले 12th करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, फिर उसके बाद बीएड करके उसके बाद वो टीचर बनता था। अब क्या है कि वो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया गया है कि आप 12th के बाद डायरेक्ट आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करें और उसके बाद डायरेक्ट टीचर आप बन जाए। तो अब क्या ऐसा मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन करेंगे वो उनके लिए क्या ये कोई घाटे की बात है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं 3 साल के, उनके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कम करके या ये तो 1 साल का कर दिया गया होगा या 2 साल कर दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें की गई हैं। जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे आईआईटी या जो जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाने का कोशिश किया गया है, जिसका टारगेट 2040 तक है कि 2040 तक सारी यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि जैसे हमने सुना होगा कि हमारे आईआईटी है, तो हम लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मेडिकल की कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया है कि अब जो आईआईटीज़ है वो आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो मेडिकल की है वो किसी और स्ट्रीम की, मतलब एक अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी सब्जेक्टों को पढ़ा सकता है, जिससे बच्चों को आसानी होगी वो सारी चीज़ें पढ़ने में। तो यहाँ से बच्चों को भी आसानी होगी, बच्चों को एक सर्टिफिकेशन अच्छा मिल जाएगा और एक अच्छा चीज़ पढ़ने के लिए उनको मौका मिलेगा। फिर तो ये टारगेट 2040 तक का है और ये कोशिश किया जाए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास एक यूनिवर्सिटी इस टाइप का मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप का हो कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए। और फिर एक बनाया जाएगा नेशनल रिसर्च फंड, जो कि जो भी बच्चे रिसर्च करते हैं, जो भी आईआईटी पीएचडी में जाकर जो भी बच्चे रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च को फाइनेंस करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाएगा। तो ये मैंने आपको, वीडियो थोड़ी लंबी रही लेकिन ये मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या अभी चेंजेस आए हैं और आगे भी अगर इस तरह के कुछ चेंज हैं। अभी पूरी डॉक्यूमेंट जो 300 से 400 पेज की डॉक्यूमेंट बननी है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइट पे, लेकिन जो उनकी 66 पेज की जो एजुकेशन की रिपोर्ट है वो एक समरी है, जिससे मैंने आपको ओवरऑल बताया कि हाँ क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारा 10+2 है वो 5+3+3+4 में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 4+3+3+4 क्या है। तो पहला जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें कि क्या होगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 और 2। जो हमारा फिर 3 है वो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें कि हम लोग 3, 4, 5 में करेंगे। फिर जो हमारा मिडिल स्टेज है वो हमारा क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 के लिए हो जाएगा। और फिर उसका हमारा सेकेंडरी स्टेज है जो कि 9, 10, 11, 12 का होगा। और मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं जैसे 6, 7, 8 के ये सब के, तो इन लोग के लिए क्या होगा कि जो भी बच्चे क्लास में जाएंगे तो इनको 10 दिन का एक ऐसा चीज़ मिलेगा कि मतलब 10 दिन वो बिना बैग के जा सकते हैं। वो 10 दिन में इनको क्या करवाया जाएगा, वो 10 दिन में इनको प्रोवाइड की जाएगी कुछ मतलब एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है उनको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर हम बात करें तो उनको कारपेंटरी सिखाया जाएगा, गार्डनिंग सिखाया जाएगा, मतलब जो भी उनके लाइफ में कुछ मतलब जो उनको हेल्प कर सके। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही ये बात बताई थी कि हमारी जो बजट है, जो हमारे एजुकेशन के ऊपर वो काफ़ी कम है। वो अप्रॉक्स 4, मैंने आपको 4 से 5 तक के बीच में बोला था, जो कि हमारी अप्रॉक्स 4.43 है। तो हमारी जो बजट है, मैंने आपको बोला था कि उसको डबल करने की जरूरत है, तो उसको इन्होंने आगे बढ़ा के उनको 4.43 से 6% ऑफ जीडीपी कर दिया कि हमारे जीडीपी का 6% जो हमारे एजुकेशन पे खर्च किए जाएंगे।
अब पता नहीं कि 6% कितने वो है, ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बाकी सारे जैसे 6% 7% तक करती है। हमारा जो स्वीडन है, आप जानते होंगे स्वीडन को जो हर ह्यूमन डेवलपमेंट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से रहता है, वो वैसे वैसे कंट्री 7% करती है। हमारा भी 6% हो रहा है। हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी सही नहीं है। अब देखते हैं कि इस चीज़ को कितना अच्छे से मतलब ये टैकल कर पाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल करें तो हमारी ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी ये बताती है कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंसेशन दिया गया है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित ये किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझे, ना कि एग्जाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करके अपने कॉन्सेप्ट को ख़राब करें। तो ओवरऑल ये एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, जो कि 34 साल बाद लाया है। हाँ, ये एक पॉलिसी है, ये इसको अभी कानून नहीं बनाया गया है। हर पॉलिसी, मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई, वो सारे चीज़ों को कानून बनाने के लिए अमेंडमेंट लाएगी गवर्नमेंट। अभी ये सिर्फ पॉलिसी किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या कितने कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अपोजिशन ने अपोज कर दिया गया था, जिस वजह से इसको लागू नहीं किया हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी आपको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो के अलावा आपको किसी चीज़ की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या, जो कि आपको ओवरऑल एक नॉलेज जानने के लिए काफ़ी एक सफिशियंट है। आपको इस किसी एग्जाम के लिखने के लिए भी आपको ये वीडियो एक सफिशियंट है। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको कुछ भी जानना हो तो मेरी जो टेलीग्राम आईडी है वो यहाँ पे शो कर रही है, आप इस पर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि क्या है, या कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में और क्या जानना है या कुछ भी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।